भारतीय जनता पार्टी आज तार निर्वाचन संकल्पपत्र जारी प्रकाश करिछि एवं ए विषय अधिक कथा हम सहित निजे अच्छा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, स्वागत है आपका ओटीवी में। आपने आज कहा है कि मोदी जी आने के बाद सरकार में द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और मैनिफेस्टो को आप एक सीरियस डॉक्यूमेंट मानते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि देश में पहले यूपीए के ज़माने में और उससे पहले जो सरकारें आईं और जो प्रदेश में सरकारें थीं, सब ने एक रिवायत के रूप में, एक रीति के रूप में, एक ट्रेडिशन के रूप में मैनिफेस्टो को समझा जी। और वो मैनिफेस्टो बनने के लिए बनता था और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, भूल जाते थे लोग, अगली बार फिर एक नया मैनिफेस्टो लेके आ जाते थे, वही पुरानी बातों को फिर से उसमें डाल देते थे, कुछ नहीं होता था। मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम रिपोर्ट कार्ड अपना जनता के सामने रखेंगे, इसको शुरू किया और इसके कारण जनता भी बहुत जागरूक हुई और मैनिफेस्टो की सीरियसनेस बढ़ी और मैनिफेस्टो की सैंटिटी भी बढ़ी, उसका एक गंभीर रूप भी देखने को आया। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को लोग अब उसी दृष्टि से देखते हैं कि यह एक तरीके का रोड मैप है, ये हमारा रास्ता है जो हम आगे कवर करने वाले हैं। तो इसलिए राजनीति की संस्कृति बदल गई। पहले लोग गुमराह करते थे, धोखा कर देते थे, वायदे करके भूल जाते थे। आज जनता को जागरूक किया गया है मोदी जी के द्वारा और हमने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस रखा है, इसलिए जनता की आशा भी बनी है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी कारण से मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। जैसे आप जानते हैं यहाँ की जो सरकार है नवीन पटनायक जी की, वो 6 टर्म आने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि विकास के सारे पैरामीटर में हम आगे हैं और हम जो आज करते हैं सेंटर हमें वो कल कॉपी करता है। तो उसे देखते हुए आपका फोकस क्या रहेगा और लोग क्यों ये संकल्प पत्र को यकीन करें? देखिए, सबसे पहली बात यह कि नवीन बाबू अपने आप को खुश करने के लिए अपने को सर्टिफिकेट दे लें, वो बात अलग है, लेकिन 6 टर्म आप ही बता रहे हैं कि 5 टर्म्स उनको हो गए। वो बताएं ना कि किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। आज किसान की स्थिति इतनी ख़राब क्यों है? लोएस्ट इनकम किसान जनरेट करता है, क्या कारण है? इरिगेटेड लैंड आपने 35% कहा, कहाँ रहा वो? किसान की हालत खस्ता है और गरीबी सबसे ज़्यादा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का गरीब कल्याण अन्न योजना न चले या न हो तो गरीब तो यहाँ भूखा मर जाए, ये स्थिति आ जाती है, तो मतलब उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो नवीन बाबू इज़ लिविंग इन ए ग्लास हाउस, उनको, और वो जनता से बड़े दूर हैं, तो उनको कुछ पता नहीं है कि सच्चाई धरती पर क्या हो रही है। अब वो कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान की हालत बहुत ख़राब है, महिला का उत्पीड़न चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई हैं, शिक्षा एकदम तकलीफ़ में है, ड्रॉप आउट रेट्स सबसे ज़्यादा हैं, करप्शन चरम सीमा पर है। एक तरीके से कहा जाए तो पॉलिटिकल पकड़ समाप्त हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी के ही हाथ में सब कुछ है और हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो मानदंड, जो मापदंड हैं, वो सारे के सारे में तो उड़ीसा नीचे है, सबसे नीचे देखा जाता है। तो कैसा हो रहा है ये? अगर उन्होंने सारी स्कीमें अच्छी लागू की तो फिर देश उसको कॉपी कर रहा है, देश तो आगे बढ़ रहा है, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? जी। और जैसे कि आपको भी शायद मालूम होगा कि यहाँ पर एक ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है लाभार्थियों को लेकर, डायरेक्ट ओएमएनएसए जी को बीजेडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है और क्लेम ये भी किया जा रहा है अगर यहाँ भाजपा की सरकार आती है तो कल मिशन शक्ति एसएचजी बंद हो जाएगी। तो उसे देखते हुए जो मैं आज देख रहा था आपके संकल्प पत्र में है, आप सुभद्रा योजना की बात कर रहे हैं, लक्ष्मीपति दीदी की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सच्चाई ये है कि जब आदमी दूसरों के बारे में डर पैदा करने लगे, भ्रांति फैलाने लगे, मिसकंसेप्शंस क्रिएट करने लगे, इसका पहला मतलब ये होता है कि यू हैव एक्सेप्टेड डिफीट। इसलिए आप ऐसे गलत
धारणाएं अपने विरोधी के बारे में फैला रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, इसलिए येन केन प्रकारेण गलत बोलो और झूठ बोलो। सच्चाई ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मजबूत हुए हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाने का, बहनों को लखपति दीदी बनाने का निर्णय किया है। और इसका परिकल्पना वाजपेयी जी के ज़माने से शुरू हुई वाजपेयी के टाइम से शुरू हुआ है। तो हाउ कैन वी स्टॉप आवर ओन कॉन्सेप्ट। लेकिन यह ज़रूर है कि नवीन बाबू को दिख गया है दीवार पर लिखा हुआ कि वह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ी संख्या है, तो महिलाओं 70 लाख बताया जा रहा है। महिलाओं को गलत धारणा दे करके बीजेपी से दूर रखा जाए, ऐसा प्रयास है। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम करना अपने आप में हार तय होना सुनिश्चित है। और आपने ये भी कहा है करप्शन के खिलाफ आपका जीरो टॉलरेंस होगा। अमित शाह जी ने ये भी कहा था जब ओडिशा आए थे कुछ दिनों पहले कि यहाँ भीषण करप्शन चल रहा है ऑफिसर के थ्रू में। तो अगर सरकार आती है, क्या हम मान के चलेंगे कि बहुत सारे ऑफिसर जेल के सलाखों के पीछे होंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि हम किसी का नाम क्यों लें। हम ये कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया होगा, चाहे वो चिटफंड हो, कोई भी जो भी हो, वो सब जाएंगे अंदर। हम जब इन्वेस्टिगेशन होगा, वाई शुड आई अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो अफसर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, वो निकल करके आएगा, जो होगा अंदर जाएगा। जी। और एक बात, जैसे कि आपको पता होगा, नवीन पटनायक जी इस बार 2 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक कोंटाबांची बोलांगीर में है, एक गंजाम में हिंजली है। और दोनों ही जगह से लाखों लोग हर साल बाहर दादन काम करने के लिए जाते हैं। माइग्रेंट लेबर की संख्या बहुत है। तो इसको लेकर संकल्प पत्र में आज कैसे मैंने तो कहा ही कि घर घर की कहानी दादन की कहानी है जी, मैंने तो कहा ही है। तो उसका कारण क्या है कि आपने यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने दिया। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो लोग यहीं रुकेंगे। जब उनको यहाँ पर जीने की अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, हेल्थ कवर मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, तो वो यहीं रहेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ होने की ज़रूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उड़ीसा को प्रायोरिटी दी है, आगे भी हम देंगे। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे। एमएसएमई के लिए हमने बता दिया कि हम विशेष करके ध्यान देंगे। हम उसी तरीके से इकोनॉमिक हब के रूप में कॉरिडोर्स डेवलप करेंगे। तो वो सब जब हो गया तो एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये जो बाहर जाने की प्रक्रिया है रुकेगी। कृषि एक बहुत बड़ी समस्या है नड्डा जी। यहाँ पर ना तो इरिगेशन जो बताई गई थी 35% होगी, ना वो हुई। यहाँ पर जो किसान है वो छत्तीसगढ़ जाकर अपना जो पैडी है उसे बेच देते हैं। तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोगों ने तो आज प्रोक्योरमेंट रेट अपना बताया ही है पैडी का। और यहाँ हमारी सरकार आएगी तो लोगों को छत्तीसगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं पर उनको अच्छा दाम भी मिलेगा। जहाँ तक किसानों की बात है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई है जी। जब प्रायोरिटी दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली किसान खुशहाल होगा। उनके इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। अगर यही 35% अगर इरिगेटेड लैंड हो जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती। हमारी सरकार आएगी तो होगा, किया जाएगा। और यूथ को लेकर जो युवा है वो उसे देखें तो बीजेडी पूरा अपना फोकस डाल रही है कि देखिए हमने यहाँ आईटी कंपनीज लगाई और सेमीकंडक्टर की कंपनी लगाने की बात भी हो चुकी है। तो यूथ अपना कैसा भविष्य देख रही है इस संकल्प पत्र में? यूथ को विश्वास है तो मोदी जी पर है, वो यूथ को विश्वास है तो बीजेपी पर है। इसलिए हमारे संकल्प पत्र में आया ना कि आईटी पार्क्स बनाएंगे और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएंगे। ये सब चीज़ें हमने लिखी है ना, ये होगा, इसलिए यूथ हमारे साथ चलेगा। और आपने कहा है कि ये पूरा जो संकल्प पत्र है आप हर साल इसका रिव्यू करेंगे, एक कैबिनेट सब कमेटी बनेगी। ये हमारा कार्य करने का तरीका है। जहाँ भी हमारी गवर्नमेंट बनती है वहाँ हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन मैनिफेस्टो, सब कमेटी ऑन मैनिफेस्टो ये बनता है। तो यहाँ भी बनेगा, आप सरकार बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे। बस 1-2 सवाल। आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूरा आस्था जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों उड़िया क्यों पूरे विश्व में। यहाँ पर जो गंभीर समस्या चल रही है रत्न भंडार को लेकर या मैनेजमेंट को लेकर, उसे संकल्प पत्र में स्थान देना, ये आस्था को संकल्प पत्र में लाना, इससे आप बहुत बड़ा विषय है। ये भंडार का विषय नहीं है, ये जगन्नाथ की आस्था से जुड़ा, भगवान जगन्नाथ की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और संकल्प पत्र में इसलिए लाना क्योंकि ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? राजनीतिक कारणों से नहीं हो रहा है।
तो राजनीतिक कारणों से का ही जवाब देना है राजनीतिक दल ने, तो वो भारतीय जनता पार्टी देगी तो हमारा कमिटमेंट है कि हमको आप सरकार में लाएंगे तो हम वो खोई हुई चाबी को भी ढूंढेंगे और ढूंढवाएंगे और हम उसका इन्वेंट्री को भी देखेंगे। बस एक दो सवाल लास्ट में, जैसा कि आप पिछली बार उड़ीसा आए थे तभी बताए थे कि सावधान रहो, कोशिश चल रही है बाहर लोगों कर यहाँ क्षमता में लाने के लिए, उड़िया अस्मिता के ऊपर सवाल है, निशान है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? यहाँ जो हमारा नेतृत्व था, बीजेडी का नेतृत्व भी था, वह भी नेतृत्व तो बैकग्राउंड में चला गया है। ये तो ऑफिसर चला रहे हैं सरकार और कुछ लोग आगे बढ़ करके चला रहे हैं। और बेसिकली क्या उड़ीसा में कोई नेता नहीं रह गया क्या? तो इसलिए उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है। उधर से चैलेंज ये भी आ रहा है, उड़ीसा में मुख्यमंत्री प्रार्थी कौन है, ये भी तो भाजपा सामने लाए। हम लोग हर एक समय लाते हैं ना, राजस्थान में ले आए ना, मध्य प्रदेश में ले आए ना, तो उड़ीसा में नहीं लाए तो लाएंगे। आता तो तभी है जब हमको सीट मिलती है। पहले इसे तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे को सीटें दीजिए और हमारा मुख्यमंत्री आएगा, दम पर आएगा, ढंग से आएगा। गठबंधन होगा भाजपा और बीजेडी के दोनों के बीच में, इसे लेकर भारी कन्फ्यूजन था। ये एक मैसेज लोगों के बीच भी गया है, हालांकि अभी वो नहीं है, लेकिन उसका एक कुछ इम्पैक्ट वोट के ऊपर आएगा? नहीं, अब कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एक बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र के विषयों पर उनका साथ रहा था, तो वैसे लोगों को धारणा थी, लेकिन हम अलग अलग लड़ रहे हैं और अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। आप कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे संक्षेप के ऊपर आए तो? अच्छी तरीके से हम सरकार बना रहे हैं। लोकसभा में भी हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ से होगा और विधानसभा में हम सरकार बनाएंगे। अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर भी अभी चुनाव शुरू होने दो, नंबर आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी।